तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को, दैट इज मूवमेंट एंड लोकोमोशन। देखिए, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक हमारे पास लोकोमोशन का और दूसरा हमारे पास मूवमेंट का। देखो अब इससे क्या समझे हम, पहला वर्ड को थोड़ा क्लियर कर लें कि दोनों के मीनिंग में अंतर क्या है। तो देखिए, लोकोमोशन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस तक बेसिकली मूवमेंट शो करना। मीन बाय देयर विल बी अ सर्टेन डिस्टेंस कवरेज और द डिस्प्लेसमेंट दैट शुड अकर। क्लियर है जी, बहुत सिंपल चीज है। तो यहां पर मूवमेंट हो रही है एनिमल की एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो हम कहेंगे कि वो लोकोमोशन कर रहा है। लेकिन लेकिन अगर आपके पास बॉडी के किसी पार्ट की एग्जैक्टली में अगर पोजिशनल चेंज हो रही है, ठीक है, या कोई विजिबल चेंज आप पर्टिकुलरली, जैसे मान लीजिए आर्म की पोजीशन है, तो आर्म की पोजीशन अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं कि मान लीजिए अभी आपके लेग्स को टच कर रही है और थोड़ी देर के बाद में आपके पास हेड को टच कर रही है, तो ये पर्टिकुलर आर्म की जो एग्जैक्ट में लोकेशन का चेंज होना है, लेकिन ऑर्गेनिज्म अपनी पर्टिकुलर लोकेशन को चेंज नहीं कर रहा है, इसको पर्टिकुलरली हम मूवमेंट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मूवमेंट में आपके पास पोजिशनल चेंज आएगा, ऑर्गेनिज्म की पोजीशन में चेंज आएगा, लेकिन मूवमेंट में ये जरूरी नहीं है कि पोजीशन में चेंज आए, लेकिन हो सकता है उसके पार्ट की पर्टिकुलर कोई आपको विजिबल मूवमेंट जो है वो नोट डाउन हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है जी, यहां से आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सेकेंड थिंग क्या पता होना चाहिए, ये जो आपके पास मूवमेंट है ये तीन तरह की होती है। यहां मैंने नोट डाउन नहीं किया, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मूवमेंट कितनी तरह की बता रहे हैं, तीन तरह की होती है। एक आपके पास अमीबोइड मूवमेंट होती है, दूसरी सीलियरी और तीसरी आपके पास मस्कुलर मूवमेंट। अब देखो, पहली मूवमेंट जिसको हमने अमीबोइड मूवमेंट कहा, हमने वो इसलिए उसको अमीबोइड मूवमेंट कहा है क्योंकि हमारी बॉडी में सर्टेन सेल्स ऐसे हैं जिनकी शेप ही अमीबा लाइक है, और अमीबा की तरह ही मूव करने वाले सर्टेन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे आपके पास में लिम्फोसाइट्स बहुत कॉमनली आते हैं, मैक्रोफेजेस हो गए, ये भी पर्टिकुलर कौन सी मूवमेंट शो करते हैं, दैट इज अमीबोइड मूवमेंट शो करते हैं। दूसरी मूवमेंट थी सीलियरी। तो हमारी बॉडी के इनसाइड में जो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, उनकी जो लाइनिंग है वो सीलिएटेड आपके पास एपिथेलियम से बनी हुई है, और सीलिया जब भी वाइब्रेट करेंगे तो उन मूवमेंट्स को हम कहते हैं दैट इज सीलियरी मूवमेंट। तो हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है जिनकी आपके पास एपिथेलियम सीलिएटेड होगी, वहां पर जो मूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगी वो सीलिएटेड मूवमेंट होगी। ठीक है जी। थर्ड आपके पास आती है मस्कुलर मूवमेंट। तो मस्कुलर मूवमेंट में लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे। मीन बाय दी आपके पास जो आपके लिम्स हैं, चाहे वो टंग हो गई, चाहे वो आपके पास पर्टिकुलर जॉज हो गए, उनकी जो मूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे तो वो मूवमेंट कैसी है, मस्कुलर मूवमेंट है। मीन बाय मसल्स आर बेसिकली कंट्रोलिंग द मूवमेंट्स ऑफ द बोन और द कार्टिलेज। तो ये पर्टिकुलर जो मूवमेंट्स होंगी इनको हम कहलाएंगे दैट इज पर्टिकुलरली द मस्कुलर मूवमेंट। तो तीन तरह की मूवमेंट होती है, एक अमीबोइड, सेकंड सीलियरी और थर्ड आपके पास मस्कुलर टाइप की मूवमेंट। ये क्लियर है? चले देखिएगा, इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें डील करना है वो है मस्कुलर मूवमेंट। तो मस्कुलर मूवमेंट में जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एक थी उसको हमने डिस्कशन में पहले ही कर लिया था। जब हम एनिमल टिश्यू को पढ़े थे तो हमने वहां पर पर्टिकुलरली मस्कुलर टिश्यू को डील किया था, और उस मस्कुलर टिश्यू में से जिस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने वापिस से रिलेट करते हुए पढ़ना है वो है मस्कुलर टिश्यू या स्ट्रिप्ड मसल्स या स्ट्राइटेड मसल के बारे में। जो मैंने कहा था वॉलेंट्री मसल्स होती हैं दैट इज स्पेसिफिकली बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैविंग द मैक्सिमम ब्लड सप्लाई, और सबसे ज्यादा मैक्सिमली एक्टिविटी करने वाली आपके पास में ये मसल होती है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक्टिन और मायोसिन के जो आपके पास पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं उनकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, और यही प्रोटीन्स हेल्प करती हैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में। तो ये हम चीजें पहले भी डील कर चुके हैं, तो मैं ज्यादा नहीं इस चीज को बताऊंगा। देखिएगा, ये जो स्केलेटल मसल है ये बेसिकली दो तरह की होती है। एक आपके पास में इस ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर कैसा है बेसिकली स्केलेटल मसल के अंदर, तो एक बताते हैं आपके पास रेड मसल फाइबर होते हैं और दूसरे बताते हैं व्हाइट मसल फाइबर होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहां से भी आप कभी कभी कभार देखेंगे कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखिए, जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं या रेड मसल्स होती हैं, दे ऑलवेज कंटेन दी वेरी हायर अमाउंट ऑफ रेड पिगमेंट दैट इज मायोग्लोबिन।
तो मायोग्लोबिन की जो क्वांटिटी होगी वो आपके पास रेड मसल में बहुत ज्यादा होती है, और उसी की कंपैरिजन में अगर आप देखें तो लैक्टिक एसिड की जो अकमुलेशन होती है रेड मसल के अंदर वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, क्योंकि जो रेड मसल्स होती हैं उनकी खासियत ये है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही फॉलो करती हैं ज्यादातर, और वहां पर आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन का फंडामेंटल फॉलो नहीं होती है। ऐसी पर्टिकुलर जो आपके पास मसल्स होती हैं, दे आर ऑलवेज कैरिंग आउट द स्लो एंड सस्टेन्ड मूवमेंट। स्लो एंड सस्टेन्ड का मतलब ये हुआ कि ठीक है, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होगी वो तो स्लोअर होने वाली है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक काम करने वाली आपके पास में ये मसल फाइबर। मीन बाय ये रेड मसल फाइबर फटीग नहीं होते हैं। जैसे आपके पास बैक की मसल्स है, तो बैक की मसल में एक्सटेंसर जो मसल्स आती हैं वो आपके पास फटीग नहीं होती हैं, लेकिन कंपेयर करिए दूसरी आपके पास मसल होती है जिसको हम व्हाइट मसल्स कहते हैं, उनके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन है वो बहुत कम होती है। लैक्टिक एसिड की एकमुलेशन यहां पर बहुत ज्यादा हो रही होती है, क्योंकि यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन का फंडामेंटल फॉलो होता है। लेकिन ऐसी मसल की खासियत ये है कि फास्टर कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, जितनी एटीपी बनेगी सडनली कंज्यूम हो जाएगी, तो फास्टर कॉन्ट्रैक्शन होगी, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक थके बिना नहीं रह पाएगी, तो फटीग हो जाएगी जल्दी से। जैसे आपके पास में आई बॉल है ना, आई बॉल की जो मसल्स होती हैं वो बेसिकली बहुत तेज तेज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन आप देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी थक भी जाती हैं, तो आई को आपको रेस्ट देना पड़ता है या ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाती है कुछ टाइम के बाद में। तो वो पर्टिकुलर जो मसल है वहां पर व्हाइट मसल के बारे में बात करते हैं। तो यहां तक आपको अगर मालूम हो इतना सा तो मोर देन इनफ है। फिर से मैं कह रहा हूं कि एनिमल टिश्यू को एक बार वापिस से पढ़ लीजिएगा वहां से स्केलेटल मसल को, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर? चलिएगा, तो इस चैप्टर से जो मेन लिंक हम डील करने वाले हैं वो है स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो देखिए क्या लिखता है, पहली चीज, द हार्ड प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव पार्ट ऑफ द एनिमल कॉन्स्टिट्यूट द स्केलेटल सिस्टम। हार्ड प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव, सपोर्ट किसको करेगा? सपोर्ट करेगा कि मसल जो है वो उसके साथ अटैच हो पाए। प्रोटेक्शन देने का काम भी पर्टिकुलर यही स्केलेटल मसल हमें या स्केलेटल सिस्टम हमें कर कर देता है। इसी पर्टिकुलर स्केलेटन की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं या स्केलेटोलॉजी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का आपके पास स्केलेटल सिस्टम का जो डिजाइन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ लाइफ। किस पर्टिकुलर हैबिटेट में वो रहती है, एनिमल्स रहते हैं, उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अकॉर्डिंगली आपके पास में स्केलेटल सिस्टम की डिजाइनिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि हर एक एनिमल का जो आपके पास स्केलेटल सिस्टम है वो सेम ही मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज में आपको दिखाई पड़े। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में लेकर चलेगा। जैसे यहाँ पर लास्ट वर्डिंग में भी लिखा हुआ है, स्केलेटल आपके पास स्केलेटन जो होती है आपके पास डिफरेंट डिजाइन की होती है, दैट इज बेसिकली नीडेड फॉर द एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल। बस आप एक कॉमन भाषा में इसको समझ लें, ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट डिक्टेट करने वाला है कि एग्जैक्टली में स्केलेटल सिस्टम की जो डिजाइनिंग होगी वो किस तरह से होने वाली है। क्लियर? चले, उसके बाद आती है टाइप ऑफ स्केलेटन। तो स्केलेटन आपके पास में कितनी तरह की है? तो दो तरह की बताते हैं, एक एक्सोस्केलेटन होती है और दूसरी आपके पास एंडोस्केलेटन होती है। देखो, एक्सो का मतलब होता है आउटर और एंडो का मतलब होता है इनर। तो देखो क्या लिखा है जी, एक्सोस्केलेटन इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ द स्किन फ्रॉम एपिडर्मिस। बहुत सिंपल सी चीज है। So, exoskeleton is specifically being derived from the epidermis. तो एपिडर्मिस क्या है? स्किन की आउटर लेयर। तो स्किन की आउटर लेयर इज ऑलवेज हेल्पिंग इन दी प्रोटेक्शन। तो इसका मतलब एक्सोस्केलेटन का मेन रोल हुआ प्रोटेक्शन देने में हेल्प करना। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग है, ठीक है जी, क्योंकि कैरेटिन प्रोटीन है। तो कैरेटिन बेसिकली आपका प्रोटीन कैसी होती है? डेड प्रोटीन होती है। तो आपके पास एक्सोस्केलेटन कैसा हो गया? डेड हो गया या नॉन लिविंग हो गया। कहां पर मिलती है? इट इज बेसिकली फाउंड इन द इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट बोथ, दोनों में ही आपके पास ये प्रेजेंट होगी। और यहां पर भी देखिए लिखा भी हुआ है, इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ द नॉन लिविंग मटेरियल दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द कैरेटिन और हॉर्न। सींग तो देखे होंगे बहुत कॉमनली, हॉर्न्स जो आपके पास बफेलोज हो गई, काउज हो गए, उनपे पर्टिकुलर जो सींग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं या नेल्स होते हैं, हमारे हेयर्स होते हैं, ये इनके अंदर भी जो प्रोटीन पाई जाती है वो कैरेटिन प्रोटीन पाई जाती है, वो डेड प्रोटीन होती है, इसीलिए सेंसिटिव नहीं है। हमारी एपिडर्मिस भी सेंसिटिव नहीं होती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूट करती है एक्सोस्केलेटन ऑफ योर बॉडी, इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करती है। सिर्फ प्रोटेक्शन का, इससे ज्यादा वो रोल कोई प्ले नहीं करती है।
लेकिन वहीं पर दूसरा हिस्सा जो आपका स्केलेटल सिस्टम का आता है जिसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं, तो एंडो का मतलब है इनसाइड में आपके पास सर्टेन हार्ड पार्ट जो आपके बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट है, दे आर बेसिकली इंक्लूडिंग द बोन एंड कार्टिलेज। तो ध्यान दीजिएगा, एनिमल टिश्यू के अंदर हम बोन और कार्टिलेज के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार वापस से उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिएगा, या आप वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनको आप वापस से देख सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा, एंडोस्केलेटन बेसिकली लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि बोन और कार्टिलेज लिविंग है, इसीलिए आपके पास पर्टिकुलर एंडोस्केलेटन भी लिविंग हो गया। अब काम क्या हुआ इसका, तो काम ये हुआ, जरा यहां पर देखिएगा, हमने लिखा था सपोर्ट करना, सपोर्टिव पार्ट ऑफ द एनिमल कॉन्स्टिट्यूट दी आपके पास में स्केलेटल सिस्टम। तो एंडोस्केलेटन वो आपके पास स्केलेटल सिस्टम का ऐसा पार्ट है जो आपके पास एंकरेज या सपोर्ट का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ, बोन और कार्टिलेज के साथ में ही आपकी मसल्स जुड़ती हैं, एग्जैक्टली में एक्सोस्केलेटन के साथ में आपकी बोन और आपकी पर्टिकुलर मसल की अटैचमेंट नहीं आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि मेन जो वर्क है सपोर्ट करने का और एंकरेज करने का वो एंडोस्केलेटन ही कर देती है, जिसके बीच में आपके पास में एक बोन और एक कार्टिलेज आपके पास कॉन्स्टिट्यूटिव पोर्शंस आते हैं, और ये लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया जी। तो देखिए लास्ट पार्ट, सम इन्वर्टिब्रेट्स जैसे आपके कोरल्स होते हैं, कटल फिशेस हो गई, इकाइनोडर्मेट हो गई, उनके आपके पास जो स्केलेटल सिस्टम है वो एंडोस्केलेटल सिस्टम होती है। तो ये भी ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, ये भी कभी कभार इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, तो स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले बोन को डील करते हैं। तो देखिए, बोन की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में हमने डील कर लिया, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था एग्जैक्टली में कितनी टोटल नंबर ऑफ बोन एग्जैक्टली में अवेलेबल है। जरा ध्यान दीजिएगा। तो फिर देखिए, टोटल नंबर ऑफ बोन जो अडल्ट के अंदर प्रेजेंट है वो है 206 बोन कॉन्स्टिट्यूट दी स्केलेटल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स इन द अडल्ट। क्लियर हो गया जी। लेकिन देखिएगा, जो नियोनेट्स होते हैं, उन नियोनेट में आपके पास टोटल नंबर ऑफ बोन जो होती हैं 306 होती हैं। ऑलमोस्ट 100 बोन्स जो है वो ज्यादा आपको नियोनेट्स में दिखाई पड़ेंगी, और जिस दौरान में आप फीटस को देखने की कोशिश करिएगा तो फीटस में आपको 348 बोन्स दिखाई पड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर सिंपल ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ बोन जो है वो आपके पास में ह्यूमन में कितनी होती है, तो आंसर 206 है। अडल्ट में पूछें तो भी 206 है, नियोनेट में पूछेंगे तो 306 है, लेकिन अगर फीटस में पूछेंगे तो दैट इज 348। क्लियर हो गया जी। अब हुआ क्या ऐसा एग्जैक्टली में कि आपके पास 306 बोन या 348 बोन 206 ही रह गई। तो कुछ एक सर्टेन बोन की जैसे जैसे आपकी बॉडी की ग्रोथ होती जाती है, ग्रोथ रेट बढ़ता जाता है, उस दौरान में कुछ सर्टेन बोन जो है वो फ्यूज करती आती हैं, जुड़ती जाती हैं, और 2-3 बोन के हिस्से इकट्ठे होकर एक ही बोन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आपके पास अडल्ट के अंदर टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन जो आपको दिखाई पड़ेगी क्वांटिटी में, वो सिर्फ 206 ही रह जाती है, ना वो 306 होती है, ना तो 348 होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए। चले, इतनी चीज पता लग गई हो, चलिएगा नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखता है। ये जो टोटल नंबर ऑफ बोन जो आपने 206 पढ़ी है, ये आपके पास दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिए। एक को हमने पार्ट में कहा एक्सियल स्केलेटन में आपके पास जो बोन पाई जाएंगी, और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो बोन पाई जाएंगी। अब देखिएगा जरा, ये स्केलेटल आपको एंडोस्केलेटन फ्रेमवर्क तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ह्यूमन बीइंग का। अब देखिए क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटन क्या हुआ। एक्सियल स्केलेटन में वो वाली पर्टिकुलर बोन आती हैं जो इस प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज सेंट्रल एक्सिस के अलोंग में आपको दिखाई पड़ेंगी। क्लियर हो गया जी। तो ये आपके पास एक्सिस है, इसको हम पर्टिकुलर एक्सियल स्केलेटन कहेंगे। एक्सियल स्केलेटन के अकॉर्डिंगली मीन बाय सेंटर के अलोंग में आपकी बॉडी के लाई करने वाली बोन आप कहां पर पढ़ेंगे, एक्सियल स्केलेटन के अंदर। ठीक है जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी बॉडी का, क्योंकि हम बायोलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है, दो हिस्से यहीं से आपको एक जैसे मिलते हैं जब यहां से ऑर्गेनिज्म को काटा जाए। क्लियर। दूसरी जगह पर अपेंडिकुलर स्केलेटन आता है जिसमें 126 बोन है। तो 126 बोन कहां पर है, देखो सेंटर को छोड़कर आप पेरिफेरी की ओर को मूव करते जाएं। तो ये जैसे मैंने लाइनिंग मार्क की हुई है, ये आप जो पर्टिकुलर डायरेक्शंस देखेंगे ये पेरिफेरल डायरेक्शन है। तो सेंटर से दूरी के ऊपर जो आपको बोन्स दिखाई पड़ेंगी, वो सारी की सारी बोन्स को हम किस पर्टिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन के इनसाइड में वो सारी की सारी बोन्स आती हैं। तो आपके पास एक्सियल स्केलेटल में टोटल बोन आएंगी 80, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएंगी 126। ध्यान होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछी जाती है। फिर से देखें,
अब एक्सियल स्केलेटन को हम कहां पर प्रेजेंट है, दैट इज द मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस का मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस जहां से आपकी पर्टिकुलर बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, तो उनको कहते हैं मीडियन एक्सिस और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। तो आपके पास में एक्सियल स्केलेटन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट कर रही है आपके पास दैट इज स्कल, रिब, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर हो गया जी। वहीं पर जब अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करेंगे तो आप पढ़ेंगे गर्डल बोन्स के बारे में और लिम्ब बोन्स के बारे में। तो टोटल एक्सियल स्केलेटन में बोन आएंगी 80, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएंगे आपके पास 126। इसको अभी देखेंगे कि ये कहां कहां पर ये सारी की सारी बोन्स अवेलेबल। एक बार इस पर्टिकुलर डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लें। चलेगा, तो देखिएगा सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक्सियल स्केलेटन में, और एक्सियल स्केलेटन का पहला हिस्सा हम देखने वाले हैं दैट इज यहां पर देखिएगा स्कल। ठीक है जी। तो देखिएगा सबसे पहले स्कल, तो आप स्कल को बहुत कॉमनली यहां पर देखने की कोशिश करें या यहां पर भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर आपके पास में लेटरल एक्सिस के अकॉर्डिंगली हमने आपको पर्टिकुलरली इस स्कल को दिखाने की कोशिश की है। देखो अब क्या लिखता है, स्कल इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 4 पोर्शन। वन इज द पर्टिकुलर क्रेनियम, सेकेंड इज द फेस, थर्ड इज द हाइड बोन एंड फोर्थ इज द सेंसरी कैप्सूल। ध्यान दीजिएगा फिर से, स्कल जो है वो बेसिकली 4 पोर्शन से बनी है, क्रेनियल बोन, फेशियल बोन, हाइड बोन एंड सेंसरी कैप्सूल से। अब देखिए आपके पास जो क्रेनियम में टोटल नंबर ऑफ बोन आपको मिलेंगी दैट इज 8। अब ध्यान दीजिए कहां कहां पर वो बोन है। तो पहली बोन आपके पास लिखी हुई है दैट इज फ्रंटल बोन, उसके बाद आती है पैराइटल बोन, उसके बाद आती है टेम्पोरल बोन, उसके बाद आती है ऑक्सीपिटल, फिर स्फीनोइड और आखिर में आपके पास इथमोइड। तो ध्यान दीजिए इसका नंबर पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये सब कुछ याद ना रहे तो आप सिर्फ ये याद करिए कि पैराइटल बोन और जो टेम्पोरल बोन होती है वो आपके पास पेयर्ड बोन है। इसके अलावा क्रेनियम में पाए जाने वाली सभी बोन अनपेयर्ड है। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए ये फ्रंटल बोन है, ये आपके पास में आपके हेड का बिल्कुल ऊपर का हिस्सा, ये है आपके पैराइटल बोन बिल्कुल पीछे का हिस्सा, ये है आपके पास ऑक्सीपिटल कॉन्स्टिट्यूएंट, और टुवर्ड्स द ईयर ये जितना हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है बोन का, ये है आपके पास टेम्पोरल। क्लियर हो गई जी। अब बात आएगी इथमोइड और स्फीनोइड कहां है। ठीक है जी। तो जरा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। तो ये आपके पास आई ऑर्बिट है, इस आई ऑर्बिट के बिल्कुल पीछे आपको जो बोन दिखाई पड़ेगी वो है आपके पास दैट इज इथमोइड बोन। तो इथमोइड बोन आपकी आई को प्रोटेक्शन देने में हेल्प कर रही होती है। तो ध्यान दीजिएगा, देखो अब इंपॉर्टेंट क्या लिखते हैं, क्रेनियम इज ऑल्सो बीइंग टर्म्ड एज द क्रेनियल वॉल्ट और द ब्रेन बॉक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का जो मेन रोल है वो आपका क्रेनियम या क्रेनियल वॉल्ट या आपका ब्रेन बॉक्स ही वो रोल प्ले कर रही होती है, उसके अंदर ये सारी की सारी बोन आती हैं। अब देखो क्या है, ये पैराइटल बोन, ये फ्रंटल बोन, टेम्पोरल हो गई, ऑक्सीपिटल हो गई, इथमोइड हो गई, चाहे ये कोई भी बोन है, ये आपके पास एट द बेस ऑफ द स्कल, कहां पर, ये आपके पास बेस ऑफ द स्कल है। ये आपके पास क्या दिखाई पड़ रहा है, बेस ऑफ द स्कल पर एक बोन पड़ी हुई है जिसका नाम है स्फीनोइड बोन। ध्यान दीजिए ये वाली बोन। तो यहां से राइट साइड पर आपका जो फ्रंटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है, चाहे वो पर्टिकुलरली आपके पास इथमोइड बोन है, ये सारी की सारी बोन एक बोन के साथ में मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, आर्टिकुलेशन शो करती हैं। उस बोन का नाम है स्फीनोइड बोन। और स्फीनोइड बोन की एक खासियत ये है इसकी जो पर्टिकुलर शेप है वो बटरफ्लाई शेप्ड बोन है। तो बटरफ्लाई शेप होने की वजह से ये फ्रंटल बोन को जुड़ने में अपने साथ हेल्प कर सकती है, पैराइटल को भी, टेम्पोरल को भी, ऑक्सीपिटल को भी और इथमोइड को भी। तो ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आपसे पूछी जाती है। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन यहीं से आपको अगले वाले चैप्टर्स में भी पूछा जाता है। देखो ये जो स्फीनोइड बोन है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास इस स्फीनोइड बोन में एक पर्टिकुलर डिप्रेशन पाई जाती है, खड्डा पाया जाता है। उस खड्डे का नाम लिखते हैं सेला टर्शिका। नाम क्या लिखा गया, सेला टर्शिका। सेला टर्शिका ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीनोइड बोन इज हेल्पिंग इन द प्रोटेक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड प्लस द पार्शियल प्रोटेक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। ध्यान दीजिएगा दो इंपॉर्टेंट आपके पास ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनको आपके पास में प्रोटेक्शन का रोल स्फीनोइड बोन की सेला टर्शिका देने की कोशिश करती है, जो आपके पास में हाइपोथैलेमस को पार्शियल प्रोटेक्शन और पिट्यूटरी ग्लैंड को आपके पास में फुल प्रोटेक्शन देने में हेल्प करती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको फिर से ध्यान होनी चाहिए।
चलेंगे नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्रेनियम में आपका टोटल 8 बोन हो गई ना। उसके बाद आई आपके पास फेशियल बोन। तो फेशियल बोन कितनी है जी, 14 इन नंबर। अब देखो सभी की सभी बोन आपके पास यहां पर दिखाई पड़ने वाली है, वो पेयर्ड है, और जो अनपेयर्ड है वो है आपके वोमर एंड दी मैंडिबल। अब जरा ध्यान दीजिए कौन कौन सी बोन आई। पहली बोन आई मैक्सिलरी बोन, उसके बाद आई पैलेटाइन बोन, यहां देखते जाइएगा यहां लिखे हुए हैं, ठीक है जी। मैक्सिलरी बोन, उसके बाद पैलेटाइन बोन, नेजल बोन, लेक्राइमल बोन, इंफीरियर टर्बाइनल बोन, उसके बाद जाइगोमेटिक या मेलर बोन, उसके बाद वोमर बोन, और लास्ट आपके पास मैंडिबल। मैंडिबल इज द लोअर जॉ, मैक्सिला इज द अपर जॉ। तो फिर से देख लें जी, ये सभी की सभी जो बोन है यहां तक ये पेयर्ड है, सिर्फ आपके पास वोमर एंड द मैंडिबल जो है वो अनपेयर्ड बोन है, फेशियल बोन से आपके पास रिलेट जो करती है। क्लियर? अब देखिए ये जो आपके पास जाइगोमेटिक या मेलर बोन है, इसको चीक बोन भी कहा जाता है। ये आपके पास जो हिस्सा है ये आपके पास जाइगोमेटिक बोन का हिस्सा है, तो इसको क्या कहते हैं, चीक बोन भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंटली आपने ध्यान रखना है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आप क्या ध्यान रखेंगे, देखो ये जो मैंडिबल है, ये मैंडिबल जो लोअर जॉ है ये सिंगल बोन है पूरी की पूरी, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है, ये जॉ मूव कर सकता है ना, लेकिन मैक्सिला जो है उसकी मूवमेंट नहीं होती है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूटिव जो डिफरेंस आती है, जो मैक्सिला है वो आपके पास पर्टिकुलरली न्यूमेटिक बोन है। कैसी बोन है, न्यूमेटिक। न्यूमेटिक का मतलब होता है बहुत हल्की बोन है क्योंकि बीच में आपके पास छेद है। लेकिन मैंडिबल जो है वो नॉन न्यूमेटिक बोन होती है। नॉन न्यूमेटिक का मतलब है इसका भार बहुत ज्यादा है। अगर आपको याद हो जब हमने एव्स के बारे में पढ़ा था या बर्ड्स के बारे में पढ़ा था, तो मैंने कहा था उनकी जो फ्लाइंग की टेंडेंसी है वो इसलिए ज्यादा बेटर आपके पास हो पाती है क्योंकि उनकी बोन बहुत हल्की है। और वहां पर भी उस समय हमने वर्ड यूज किया था कि जो बर्ड्स की बोन होती हैं वो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं क्योंकि उसके इनसाइड में बोन मैरो एब्सेंट होती है। तो बोन मैरो हमारी बॉडी में तो प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारी बोन होंगी वो जरूरत से ज्यादा भारी होंगी। तो मैंडिबल बेसिकली नॉन न्यूमेटिक बोन है, ये ज्यादा भारी होती है। मैक्सिला आपके पास ज्यादा भारी नहीं होता है क्योंकि वो पर्टिकुलर न्यूमेटिक बोन है। अब देखो न्यूमेटिक बोन से यहां पर हमें एक फायदा भी मिलता है। फायदा क्या मिल रहा है, जो आपके पास वॉइस की आपके पास में टोनिसिटी आती है, वाइब्रेशंस आती हैं, वो वाइब्रेशन बेसिकली किसकी वजह से प्रोड्यूस हो पाती है, क्योंकि मैक्सिला जो है वो पोरस है। तो ये भी इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट बोन आती है आपके पास हाइड बोन। इट इज ऑल्सो बीइंग टर्म्ड एज दी टंग बोन और दी फ्री फ्लोटिंग बोन और दी नॉन आर्टिकुलेटिंग बोन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है किसी बोन के साथ ज्वाइंट बनाना, तो नॉन आर्टिकुलेटिंग का मतलब ये हुआ ये बोन किसी दूसरी बोन के साथ में कोई ज्वाइंट नहीं बनाएगी। ध्यान दीजिए, हाइड बोन इज ऑल्सो बीइंग टर्म्ड एज दी टंग बोन, second this is also being termed as the free floating bone, and third it is also being termed as the non articulating। अब free floating इसलिए बोला है क्योंकि ये पर्टिकुलर नेक रीजन में हमारे पास प्रेजेंट है और हैंग कर रही है मसल्स की मदद से। तो मसल्स ने बेसिकली इस बोन को एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट पर आपके पास रखा हुआ है, वहां से वो बोन कभी मूव नहीं करती है। सेकेंड थिंग, टंग बोन इसको इसलिए कहा क्योंकि जो हायर्ड बोन के इंफीरियर और सुपीरियर आपके पास कॉन्क्यूवा होते हैं वो पर्टिकुलरली हेल्प करते हैं आपकी जो मसल हैं जो टंग की उनकी अटैचमेंट के अंदर। तो इसीलिए पर्टिकुलर हाइड बोन को टंग बोन भी कहा जाता है। अब स्पेसिफिकली देख भी लें, इट इज सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट जस्ट अबव द लैरिंग्स। लैरिंग्स के बिल्कुल ऊपर अगर आप देखने की कोशिश करिएगा तो आपको जो बोन दिखाई पड़ेगी वो हाइड बोन है। तो ध्यान दीजिए मैंने जितने नाम बोले हैं, टंग बोन हो गई, नॉन आर्टिकुलेटिंग बोन हो गई, आर्टिकुलेशन का मीनिंग समझ गए, ज्वाइंट नहीं बनाएगी किसी और बोन के साथ, फ्रीली आपके पास हैंग करती है मसल की ये टेम्पोरल बोन है ना, तो टेम्पोरल बोन से जो टेम्पोरल मसल्स आती हैं उसकी वजह से आपके पास हैंग करने में हेल्प कर रही है। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में आपने लेकर चलना है। चलिए लास्ट पार्ट आती है आपके क्रेनियम में, दैट इज सेंसरी कैप्सूल, या इसको हम ईयर ऑसिकल की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो ठीक है जी, सेंसरी कैप्सूल में आपके पास में ईयर ऑसिकल या ऑडिटरी आपके पास कैप्सूल्स के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या लिखता है, आपकी बॉडी के इनसाइड में जो ईयर ऑसिकल है दैट इज 6 इन नंबर एंड 3 इन टाइप। 3 टाइप के हैं, टोटल आपके पास 6 हैं क्योंकि एवरी पर्टिकुलर ईयर ऑसिकल जो वो पेयर्ड है। ठीक है जी, और ये ईयर ऑसिकल एम्पलीफिकेशन ऑफ द साउंड में हेल्प करते हैं और ईयर के इनसाइड में आपके पास प्रेजेंट है इन द मिडल ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। तो कहां पर प्रेजेंट है, मिडल ईयर में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम ईयर ऑसिकल कहते हैं। तो आपके पास आउटर टू द इनर
मीन बाय आउटर ईयर से इनर ईयर की ओर को अगर आप देखने की कोशिश करेगा तो मिडल वाले ईयर में टुवर्ड्स द आउटर ईयर आपको सबसे पहली बोन जो दिखेगी दैट इज मेलियस, उसके बाद इंकस और लास्ट में आपके पास स्टेप्स। स्टेप जो है आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है एंड स्टिपेडियस मसल जो है वो आपके पास आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट मसल है, स्टिपेडियस। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब देखिए, ये आपके पास जो ईयर ऑसिकल की जो बोन है इनके बीच में जो ज्वाइंट होती है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चाहे आपके पास मेलियस इंकस से जुड़े, चाहे इंकस आपके पास स्टेप से जुड़े, इन सभी बोन के बीच में जो ज्वाइंट आपको बनती हुई दिखेगी दैट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट विच इज द टाइप ऑफ अ साइनोवियल ज्वाइंट। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में आपको रखना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपके सेंसरी कैप्सूल में आप पढ़ रहे हैं दैट इज पर्टिकुलरली दी ईयर ऑसिकल। तो टोटल नंबर ऑफ बोन आपके पास ईयर ऑसिकल में कितनी हुई दैट इज 6, टाइप कितनी हुई है 3, तो 6 + 1 इज 7, 7 and 14 दैट इज 20, 7 and 14, ध्यान दीजिए 7 and 14 दैट इज 21, और 21 and 8 दैट इज इन द क्रेनियम दैट इज 29। तो स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी हो गई आपके पास दैट इज 29। ध्यान दीजिए, ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि टोटल आपके पास स्कल में कितनी बोन होती हैं, तो आंसर विल ऑलवेज बी 29। क्लियर है जी? तो ये आपके पास इतनी चीज अगर पता है तो मोर देन इनफ है आपको क्रेनियम से। चले, सेकंड आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं दैट इज रिब्स। ठीक है जी, एक्सियल स्केलेटन में सेकंड हिस्सा आता है रिब्स का। तो रिब्स आपके पास में कितने हैं 12 पेयर। ध्यान दीजिए 12 पेयर है, 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द थोरेसिक केज। थोरेसिक केज है ये वाला हिस्सा आपके पास, इसको थोरेक्स रीजन कहते हैं, जहां पर आपके लंग्स है, जहां पर आपके स्टर्नम प्लेस है, ये सारा का सारा हिस्सा आपके पास में थोरेसिक केज कहलाती है। ठीक है, अब पर्टिकुलरली 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं आपके पास में। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि रिब्स को 3 हिस्सों के अंदर हमने टाइप में डिवाइड किया। एक होती है ट्रू रिब्स है, दूसरी होती है फॉल्स रिब है, और तीसरी होती है फ्रीली फ्लोटिंग रिब्स है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पुराने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली यहां पर डिफरेंशिएशन लिखी हुई है, मैं आपको नए के अकॉर्डिंगली बताऊंगा। ठीक है, जरा देखिए क्या लिखता है, ट्रू रिब्स आर ऑल्सो बीइंग टर्म्ड एज द वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। क्या लिखते हैं, वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ जो रिब्स हैं उनको वर्टिब्रोस्टर्नल कहते हैं। क्यों कहते हैं, आपकी जो वर्टिब्रे है तो आपके पास में वर्टिब्रे डॉर्सल साइड पर, पीठ की साइड को, पीछे की ओर को, वहां पर वर्टिब्रे से रिब निकल कर आ रही है और आपके पास स्टर्नम के साथ में आपके पास आकर जुड़ रही है, इसीलिए नाम क्या लिखा, वर्टिब्रोस्टर्नल। तो वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स जो होते हैं उनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। और आपके पास ये जो रिब है ये स्टर्नम के साथ जुड़ने के लिए मदद लेती है बेसिकली हाईलाइन कार्टिलेज की, इसके बारे में हम पहले भी डील कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स जो हैं ये आपके पास 7 पेयर हैं। अब चलिएगा नेक्स्ट थिंग के ऊपर, देखिए क्या लिखा है, रिमेनिंग 5 आर फॉल्स रिब। ये पुराने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली अगर आपसे क्वेश्चन पूछे और वहां पर अगर आपके पास में ऑप्शन 3 पेयर ना हो तो आप आंसर करेंगे 5 पेयर। देखिए क्यों, रिमेनिंग 5 पेयर को ये कह रहा है कि फॉल्स रिब है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आउट ऑफ दीज 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब जो है वो आपके पास 7th रिब के साथ में ज्वाइन करती है, इसीलिए ऐसी पर्टिकुलर रिब्स को वर्टिब्रोकॉन्ड्रल कहते हैं। कॉन्ड्रल वर्ड आया कार्टिलेज से। ध्यान दीजिए जरा, यहां पर भी देख सकते हैं आप में, ये 8th है तो 8th वाली जो रिब है वो आपके पास 7 के साथ ज्वाइन की है, 9th वाली भी 7th के साथ ज्वाइन की है, और आपके पास 10th वाली भी दैट इज 7th के साथ में ज्वाइन की है विद द हेल्प ऑफ अ कार्टिलेज दैट इज बीइंग टर्म्ड एज कोस्टल कार्टिलेज व्हिच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ हाईलाइन कार्टिलेज। तो 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब जो है वो पुराने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली अभी भी फॉल्स रिब कहलाते हैं। और अगर आप बहुत पुराने में देखिएगा तो 11th और 12th पेयर ऑफ रिब को भी फॉल्स रिब कहा जाता था, लेकिन आज की डेट में हमने वो उन्हीं पर्टिकुलर 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब को हमने फॉल्स रिब कहना शुरू कर दिया। तो फॉल्स रिब आएंगे 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब जो आपके पास वर्टिब्रे से निकलते तो हैं लेकिन ना तो आपकी रिब के साथ जुड़ते हैं वापिस आकर, ना तो आपके पास स्टर्नम के साथ में जुड़ते हैं, ये डॉर्सली ही प्लेस्ड हैं और ये हेल्प कर रहे होते हैं किडनीज को प्रोटेक्शन देने में,
स्प्लीन को प्रोटेक्शन देने में। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फ्लोटिंग रिब्स का रोल क्या है। फिर जब वो एग्जैक्टली में वर्टिब्रे से अराइज हुई, ना तो वो रिब के साथ जुड़ी ना तो स्टर्नम से जुड़ी, तो क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने हेल्प किया किडनीज को डॉर्सली जो आपके पास प्लेस्ड है, रेट्रोपेरिटोनियली जो प्लेस्ड है, उनको आपके पास प्रोटेक्शन देने में और स्प्लीन को प्रोटेक्शन देने में। तो ध्यान दीजिए, ट्रू रिब है 7 पेयर, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ ट्रू रिब्स आर स्पेसिफिकली बीइंग टर्म्ड एज वर्टिब्रोस्टर्नल। 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब जो उसको फॉल्स रिब कहते हैं, तो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स हैं वो। और 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब जो उसको फॉल्स रिब कहा जाता है या फ्री फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ रिब में जो बोन आई एग्जैक्टली में वो है 24, क्योंकि 12 पेयर ऑफ रिब्स आपके पास में प्रेजेंट है। ये भी क्लियर हो गया जी यहां से। चलें नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं आपके पास में। उसके बाद आती है स्टर्नम। तो स्टर्नम एक सिंगल बोन है, इसको हम पर्टिकुलर ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। तो ब्रेस्ट बोन में पर्टिकुलर अगर आप देखने की कोशिश करिएगा तो इसके 3 हिस्से लिखे गए हैं। एक है मेनुब्रियम एंड बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड थर्ड इज द ज़िफॉइड प्रोसेस। ठीक है, मेनुब्रियम जो है आपके पास पर्टिकुलर यहां पर देखने की कोशिश करिएगा जरा इस डायग्राम को, तो ये आपके पास जो पोर्शन है दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द मेनुब्रियम, दैट इज द वाइडेस्ट पोर्शन ऑफ द पर्टिकुलर द sternum. This is the longest portion of the sternum which is being termed as the body of the sternum, and this is the smallest portion that is being termed as the xiphoid process. ध्यान दीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Now the manubrium is also being termed as the prosternum, body of the sternum is also being termed as the mesosternum, and xiphoid process is also being termed as the metasternum. अब ध्यान दीजिएगा फायदा क्या है, देखो फायदा ये है, फर्स्ट पेयर ऑफ रिब जो होती है वो आपके पास में मेनुब्रियम के साथ में ज्वाइन करती है। जब आपके पास में वर्टिब्रे से निकलकर वो आती है तो स्टर्नम के मेनुब्रियम के साथ में वो आपके पास आर्टिकुलेशन शो करती है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट पेयर ऑफ रिब। सेकंड से लेकर जो आपके पास 7th पेयर ऑफ रिब, ऑलमोस्ट जो 6th पेयर रिब्स, वो पर्टिकुलर जो रिब्स होते हैं वो आपके पास में बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ में या मीजोस्टर्नम के साथ में ज्वाइन करते हैं। और जो आपके पास 7th पेयर ऑफ रिब होती है वो आपके पास ज़िफॉइड प्रोसेस के साथ में आर्टिकुलेशन शो करती है या वहां पर ज्वाइंट बनाती है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में जो आपके टोटल नंबर ऑफ बोन एग्जैक्टली में अवेलेबल होंगी वो है 26। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहां पर एक चीज के बारे में आपने ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, वर्टिब्रल फॉर्मूला ऑफ मैन के बारे में जब आपको पूछा जाए तो फॉर्मूला तो आप ये लिख रहे हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे, सैक्रल वर्टिब्रे एंड कोकाइजियल वर्टिब्रे। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, सैक्रल वर्टिब्रे को ब्रैकेट के अंदर लिखा गया और आपके पास कोकाइजियल वर्टिब्रे को भी आपने पर्टिकुलर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। क्यों लिखा है जरा ध्यान दीजिए। देखो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे तो एग्जैक्टली में आपके पास लिखे हैं यहां पर 33, लेकिन ये एग्जैक्टली में टोटल नंबर ऑफ 33 वर्टिब्रे नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट है जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है। लेकिन होगा क्या लेटर ऑन स्टेज के ऊपर, ये जो जहां पर ब्रैकेट लगे हुए हैं आपके पास सैक्रल वर्टिब्रा और कोकाइजियल वर्टिब्रे में, इनकी फ्यूजन हो जाएगी और सैक्रल वर्टिब्रे के अंदर जो बोन रह जाएगी वो भी 1 रह जाएगी और आपके पास कोकाइजियल वर्टिब्रे में रहेगी वो भी बोन 1 रह जाएगी। तो देखें 7 and 12 दैट इज 19, 19 and 5 दैट इज 24, सैक्रल में आपके पास एक 25, कोकाइजियल में 26। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रल जो बोन्स हैं वो एग्जैक्टली में 26 ही होती हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं, क्योंकि उनके जो पर्टिकुलर बोन का नंबर होता है ज्यादा होता है, तो एग्जैक्टली में उस दौरान में जो वर्टिब्रल फॉर्मूला होगा वो चेंज होकर हो जाती है, दैट इज सैक्रल में 5 और कोकाइजियल में 4। लेकिन लेटर ऑन जब अडल्ट में पूछे तो आपके वर्टिब्रल कॉलम में टोटल नंबर ऑफ बोन एग्जैक्टली में 26 ही होंगी, क्योंकि सैक्रल बोन एंड द कोकाइजियल बोन जो आपके पास में फ्यूज कर चुकी होगी। देखिए इनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपके पास में वर्टिब्रे है वो आपके पास है, दैट इज हैवीएस्ट भी आपके पास लंबर वर्टिब्रे है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके पास पूछा। अब लंबर वर्टिब्रे बेसिकली कहां प्रेजेंट है, तो जरा यहां पर ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ये लंबर वर्टिब्रे हैं, ये लंबर वर्टिब्रे आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का सारा भार उठाने में हेल्प करते हैं। और लेटर ऑन जब भी एजिंग होती है तो उसी दौरान में सबसे ज्यादा जो डैमेज कॉज होता है वो इन्हीं लंबर वर्टिब्रे को ही कॉज हो रही होती है, ना तो सर्वाइकल को कॉज होता है, ना थोरेसिक को, ना कोकाइजियल को, ना तो सैक्रल को। सबसे ज्यादा जो आपके पास डैमेज कॉज होगा वो लंबर वर्टिब्रे को ही कॉज होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
चलें, ये भी क्लियर होगा जी। उसके ये आपके पास एक्सोस्केलेटन की टोटल नंबर ऑफ बोन हमने पढ़ ली, तो देख लें जी, पढ़ लें फिर से। ये हो गई 26, ब्रेस्ट आप जो स्टर्नम है आपके पास हुआ है 1, दैट इज 27। उसके बाद आपके रिब हो गए 24, और उसके बाद आपके पास आ गए दैट इज हाइड बोन, दैट इज आपके पास 1। सेंसरी कैप्सूल में टोटल नंबर ऑफ बोन है आपके पास 6, फेशियल बोन है आपके पास 14, और आपके पास पर्टिकुलरली लास्ट में दैट इज क्रेनियल बोन है दैट इज 8। तो टोटल नंबर ऑफ बोन इन सबको मिलाकर आएंगी आपके पास दैट इज टोटल 80, क्योंकि एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन थी, 80 थी ना। तो सबको एक बार प्लस कर लीजिएगा, आपको सारी की सारी जो टोटल कॉन्स्टिट्यूटिव बोन्स मिलेंगी एक्सियल स्केलेटन में वो होंगी आपके पास 80। अब चलिएगा नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक को कहा हमने गर्डल होंगे, गर्डल बोन, और दूसरी लिम्ब बोन होंगी। तो पहले देखते हैं गर्डल बोन के बारे में। तो गर्डल्स बोन होती हैं ऐसे पर्टिकुलर बोन जिनकी अभी तक शेप पूरी तरह से डिफाइंड नहीं होती, या उनका पर्टिकुलर वेट और जो साइज है वो जरूरत से ज्यादा है। ठीक है, तो देखो दो तरह के गर्डल के बारे में बात करते हैं, एक है पेक्टोरल गर्डल और एक है पेल्विक गर्डल। तो आपके अपर बॉडी में जो आपके पास गर्डल प्रेजेंट है इसको पेक्टोरल, और लोअर साइड ऑफ द बॉडी में जो आपका हिप रीजन है उसको कहेंगे पेल्विक गर्डल है। ध्यान दीजिएगा, पेक्टोरल का मतलब जहां पर आपके पास पर्टिकुलर लंग्स है, रिब्स है, स्टर्नम है, ये वाला जो आपके पास पार्ट आया इसको हम कहेंगे पेक्टोरल गर्डल है, और पेल्विक गर्डल जहां पर आपके पास में हिप वाला पोर्शन आएगा। क्लियर? चलें देखो, pectoral girdle is basically constitutive of the two bone, one is the clavicle and scapula। तो ये clavicle भी paired है और scapula भी paired है। तो आपके pectoral girdle में टोटल नंबर ऑफ बोन होंगी that is 4, दो clavicle, दो आपके पास scapula। अब ध्यान दिए, ये clavicle है, ये जहां पे आपका कॉलर आती है ना, कमीज की कॉलर आती है, ये है आपके पास clavicle। तो क्लेविकल जो है आपके पास एंटीरियर रीजन में मेनुब्रियम के साथ जुड़ती है, और पोस्टीरियर रीजन में पीछे की ओर को जाएंगे तो क्लेविकल जो है आपके स्केपुला की एक्रोमियन प्रोसेस, ये देखिएगा जरा यहां पर, स्केपुला की एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में जुड़ती है। क्लेविकल आगे की ओर को मेनुब्रियम के साथ जुड़ेगी और पीछे की ओर को जाती हुई आपके पास एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्केपुला के साथ में जुड़ती है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है। नाउ देखिएगा, ये जो स्केपुला है इट इज अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। कैसी है? ट्राइंगुलर है, और ये बहुत ज्यादा शार्पर होती है, इसीलिए इसको शोल्डर ब्लेड कहते हैं। क्या कहा गया? शोल्डर ब्लेड। तो ये डॉर्सली प्रेजेंट है, पीछे की ओर को, फ्रंट में नहीं है। क्लेविकल फ्रंट में थे ना, और पीछे की ओर को मूव कर रहा है। ये आपके पास स्कैपुला पीछे है, ये जो कंधे हैं इन कंधों से बिल्कुल नीचे आपके पास पर्टिकुलरली क्या प्रेजेंट है? ट्राइंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज स्कैपुला। अब इस स्कैपुला की खासियत एक तो आपको याद रखनी है, ये एक्रोमियम प्रोसेस जो हेल्प करती है इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द क्लेविकल। और सेकंड पार्ट आपने याद रखना है, जरा ये देखिएगा, ये है ग्लिनोइड कैविटी। क्या चीज है ये? ग्लिनोइड कैविटी विच इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर स्कैपुला एंड इट इज हेल्पिंग इन द आर्टिकुलेशन ऑफ दिस ह्यूमरस। ये अपर आर्म है, अपर आर्म की ये जो अपर बोन है, इस आर्म की बोन को जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं, उसकी आपके पास में आर्टिकुलेशन जो है वो आपकी इस ग्लिनोइड कैविटी के साथ होगी। ग्लिनोइड कैविटी एक खड्डा है एक तरह से, ठीक है, डिप्रेशन है, और इसमें एक बोन है जिसका नाम है दैट इज ह्यूमरस बोन। ये जाकर यहां पर आर्टिकुलेट करेगी, और आर्टिकुलेट करने के बाद में आपको शोल्डर ज्वाइंट बनाकर देगी, और ये शोल्डर ज्वाइंट है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो आप 360 डिग्री जो है इस शोल्डर को रोटेट कर सकते हैं। क्यों रोटेट कर सकते हैं? क्योंकि ग्लिनोइड कैविटी के साथ में आपके पास में ह्यूमरस की आर्टिकुलेशन हो रही है और फॉर्मेशन हो रही है साइनोवियल टाइप के ज्वाइंट की, जिसका नाम आपके पास बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। तो ध्यान दीजिएगा, शोल्डर ज्वाइंट कैसे बना? जब ग्लिनोइड कैविटी में आपके पास क्या चीज फिट की है? हेड ऑफ द ह्यूमरस। तो ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल में और कहा जाता है हिप गर्डल, क्योंकि इसमें आपके पास जो बोन आती है वो हिप बोन है। तो हिप बोन पेयर बोन होती है, तो एक राइट साइड का हिप, एक लेफ्ट साइड का हिप, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पेल्विक गर्डल में जो बोन आई वो हो गई 2। अब आपके पास हिप बोन के आपके पास में डिवीजन किए हुए हैं, 3 पार्ट है, इलियम, प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इस्चियम। इलियम जो है वो आपके पास अपर साइड पर है, इनर साइड पे आपका प्यूबिस है, इस्चियम जो है बिलो दी प्यूबिस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लें जी, ये प्यूबिस है आपके पास में, ये आपके पास इलियम आ गया, और ये आपके पास इस्चियम आ गई, ठीक है जी। ये ऑब्टुरेटर फोरामेन से भी आपको कभी कभार क्वेश्चन पूछी जाती है। इस ऑब्टुरेटर फोरामेन का रोल ये होता है
कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपके हिप को सप्लाई करती हैं, वो ब्लड वेसल इसी के थ्रू एंटर करती हैं, इसी से एग्जिट करती हैं। जो आपके लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो भी इसी के थ्रू एंटर और एग्जिट करती है, न्यूरॉन भी इसी के थ्रू एंटर और एग्जिट करती है। चलिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट और जहां से क्वेश्चन आपको पूछी जाती है, जैसे आपने स्कैपुला के अंदर एक कॉन्केविटी के बारे में पढ़ा, वैसे ही आपके पास में हिप बोन में एक कॉन्केविटी होती है जिसका नाम है एसिटाबुलम। इस एसिटाबुलम में आपके पास जो पर्टिकुलर लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आपकी बॉडी है दैट इज फीमर, उस फीमर का हेड जो है इस पर्टिकुलरली एसिटाबुलम के अंदर फिट करती है एंड मेकिंग अ हिप जॉइंट। क्या कर रही है? हिप जॉइंट बनाने में हेल्प कर रही है। तो एसिटाबुलम के इनसाइड में फीमर का हेड फिट हो जाएगी और ज्वाइंट बनेगी, उसको हम हिप ज्वाइंट कहते हैं, विच इज अगेन अ टाइप ऑफ अ साइनोवियल ज्वाइंट दैट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है, ये आपने फिर से ध्यान रखना है। लेकिन हिप ज्वाइंट बना कैसे है ये पता होना चाहिए कि हेड ऑफ द फीमर जो है वो फिट करती है इनटू द एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन। ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। चलें जी, उसके बाद आती है लिम्ब बोन्स के बारे में। तो आपके पास अपर बॉडी में जो लिम्ब्स है उनको हम फोर लिम्ब कहते हैं, लोअर बॉडी वाले पार्ट को हम हाइंड लिम्ब कहते हैं। तो फोर लिम्ब में जो टोटल नंबर ऑफ बोन है वो एक साइड की ओर को 30 है, तो एक साइड का मतलब 1/2 में, तो टोटल मिलाकर यहां पर आओगे 30 + 30, तो आपका लिम्ब बोन होंगी अपर वाली दैट इज 60 टोटल। क्लियर? तो हम एक साइड का पढ़ रहे हैं, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है बस 2 के साथ में। तो देखिएगा अपर आर्म में जो आपके पास बोन आई उसको हम ह्यूमरस कहेंगे, तो टोटल हो गई 2, 1 + 1 करते चलिएगा, ठीक है। फोर आर्म में आपके पास आती है रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना। तो दो बोन है जी इस वाले पार्ट के अंदर, एक रेडियस है एक अल्ना है। आउटर वाले पोर्शन में आपके पास रेडियस, इनर वाले में अल्ना। तो आपके पास 2 + 2 हो गई दैट इज 4। हम टोटल मिलाकर चल रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद आ गई रिस्ट बोन, तो ये हो गई रिस्ट बोन, इनको हम कहते हैं कार्पल्स हैं। तो टोटल आ गई आपके पास 8 + 8 दैट इज 16। उसके बाद पाम बोन के बारे में पढ़ते हैं, तो पाम बोन से इनको कहते हैं मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल है 5 + 5 दैट इज इक्वल 10। उसके बाद आ गई फिंगर बोन्स, या उनको हम कहते हैं फेलेंजेस। तो फेलेंजेस होती है टोटल नंबर ऑफ बोन दैट इज 14 + 14 दैट इज 20। 14 कैसे हुई? थंब में देखिए, ये दो पार्ट के अंदर ही डिवाइड हो सकता है, 1 2, लेकिन फिंगर है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 में, तो 3 + 3 + 3 + 3 + 2, ठीक है, दैट इज 14, और 14 एंड 14 दैट इज इक्वल 28। तो फेलेंजियल बोन या फिंगर बोन आएंगी आपके पास दैट इज 28 टोटल। तो टोटल मिलाकर होगा 30 + 30 दैट इज इक्वल टू दैट इज 60। तो ध्यान दीजिएगा, तो फोर लिम्ब में आपके पास जो बोन आएंगी वो हो गई टोटल मिलाकर आपके पास 60 बोन्स हैं, हमने वो भी पढ़ लिया वो कहां कहां पर बोन प्रेजेंट। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है फेलेंजियल फॉर्मूला या डिजिटल फॉर्मूला। तो डिजिट का मतलब हुआ फिंगर के बारे में। तो देखो ये है 2 3 3 3 एंड 3, तो आपके पास यहां पर है 2 quadruple 3 इज द डिजिटल फॉर्मूला और द फेलेंजियल फॉर्मूला फॉर द ह्यूमन हैंड, ये आपको ध्यान होना चाहिए। चले उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आते हैं आपके पास हाइंड लिम्ब। तो हाइंड लिम्ब में भी टोटल बोन आपके पास 60 होंगी, ईच हाफ में आपके पास 30 बोन जो यहां पर लिखी हुई है। तो जरा ध्यान दीजिए, पहले आइए आपके पास थाई बोन। थाई बोन में आपके पास आती है फीमर। फीमर है आपकी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन। आपके पास 1 + 1 हो जाएगा तो 2 हो गई। उसके बाद शैंक बोन, लोअर वाले पार्ट के अंदर चलेंगे तो वहां पर भी दो बोन है, एक टिबिया है एक फिबुला है। इनर साइड पर आपके टिबिया, फिबुला आउटर साइड पर है। 2 बोन हो गई, 2 + 2 कर देंगे तो 4 हो गया। उसके बाद एंकल बोन आती है जिनको हम टार्सल्स कहते हैं। तो टार्सल की क्वांटिटी आपके पास 7 होती है, 7 + 7 14 हो जाएगा अगर पूरी बॉडी में देखेंगे। उसके बाद स्टेप्स के अंदर आपके पास में आ गई दैट इज द सोल बोन जिसको हम कहते हैं दैट इज मेटाटार्सल। आपके यहाँ 5 + 5 दैट इज इक्वल 10 हो जाएंगी। टो बोन्स को हम कहेंगे दैट इज पर्टिकुलर फेलेंजेस, यहाँ पर वो आपके यहाँ 14 + 14 दैट इज इक्वल 28 हो जाएगा। एक बोन आपके पास, जहां पर हमने कार्पल्स पढ़े थे ना पीछे, तो कार्पल आपके पास टोटल थी 8, तो यहां पर आपके पास में जो उसी के कॉन्स्टिट्यूएंटिव टार्सल्स है वो 7 है, मीन बाय एक बोन माइनस हो गई है। वो जो बोन है एग्जैक्टली में जो एड ऑन की गई यहां पर वो है आपके पास नी ज्वाइंट में पाई जाने वाली बोन जिसको हम पटेला कहते हैं या नी कैप कहते हैं। इसकी खासियत ये है ये सिस्मोइड बोन है, और सिस्मोइड बोन वो वाली बोन होती हैं जो मसल की मॉडिफिकेशन से तैयार होती हैं। तो शुरुआत में अगर आप बच्चे का आपको बेसिकली नी कैप को देखने की कोशिश करेगा तो नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि जब तक उसको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा तब तक पर्टिकुलर मसल जो है वो कन्वर्ट होकर बोन नहीं बनाएगी। तो पटेला इज अ टाइप ऑफ अ सिस्मोइड बोन विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द पर्टिकुलर स्टिमुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मसल
डे एंड डे अगेन। तो धीरे धीरे कर कर जब मसल के ऊपर भार पड़ता जाता है तो उस मसल की एक पर्टिकुलर कैल्सिफिकेशन होती जाती है और वहां पर बोन बनती है, उसका नाम लिखते हैं पटेला। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। चलेगा, लास्ट पार्ट इस चैप्टर का हम डील करेंगे दैट इज ज्वाइंट के बारे में। तो देखिएगा, ज्वाइंट की स्टडी को हम आर्थ्रोलॉजी कहते हैं, ये ध्यान देने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, टाइप ऑफ ज्वाइंट तीन तरह के, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। इमूवेबल ज्वाइंट को हम फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं, जो बेसिकली आपके पास में जो स्कल के सूचर्स होते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं। जहां पर आपके टीथ जो है एल्वियोलर बोन के साथ एम्बेडेड होते हैं, वहां पर गॉन्फोसिस ज्वाइंट होती है, तो वो भी इमूवेबल टाइप ऑफ ज्वाइंट होती है, जिनको हम फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं या सिन आर्थस भी कहते हैं। दूसरी आपके पास आती है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, जिसको हम कार्टिलेजिनस या एम्फी आर्थस ज्वाइंट भी कहते हैं। ये एम्फी आर्थस ज्वाइंट मेनली कहां पर प्रेजेंट है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। तो देखिए, ये आपका एक वर्टिब्रे दूसरी वर्टिब्रे के बीच में आपके पास एक कुशनिंग पैड पड़ी होती है, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क होने की वजह से ही आप बेंडिंग मूवमेंट शो कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव बेंडिंग है, पूरी तरह से आप बेंड नहीं कर पाते हैं। तो स्लाइटली मूवेबल है आपके पास आपकी वर्टिब्रेज, इसलिए क्योंकि वहां पर जो ज्वाइंट पड़ा है वो कार्टिलेजिनस है या एम्फियार्थस है। और थर्ड जो मेन आपके पास ज्वाइंट है वो है फ्रीली मूवेबल, जिसमें 360 डिग्री रोटेशन हो सकती है या मैक्सिमली आपके पास में ये मूव करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं या सिन आर्थस ज्वाइंट करते हैं। तो देखिए, सिन आर्थस ज्वाइंट में आपके पास फायदा क्या हुआ, देखो यहां पर ये है सिनोवियल मेम्ब्रेन। तो सिनोवियल मेम्ब्रेन लगातार आपको पर्टिकुलर सिनोवियल फ्लूइड जो वो सिक्रीट करती रहती है, ताकि आपके पास बोन की जो कार्टिलेज है एक दूसरे के साथ कभी ना मिल पाए। तो एक तरह से कुशनिंग और शॉक एब्जॉर्बर की तरह आपके पास में साइनोवियल फ्लूइड जो है वो आपके पास रोल प्ले कर रहा होता है। तो साइनोवियल फ्लूइड इज आल्सो बीइंग सिक्रीटेड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द पर्टिकुलर ज्वाइंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। अब पता क्या होना चाहिए, लास्ट देखिएगा, वो है आपके पास साइनोवियल ज्वाइंट के टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी। तो साइनोवियल टाइप के ज्वाइंट बेसिकली आपके पास 6 तरह के हैं, 7 तरह के हैं बेसिकली, लेकिन हम पढ़ेंगे वो वाले हमारे को इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला आता है आपके पास ग्लाइडिंग ज्वाइंट, सेकंड हिंज ज्वाइंट, थर्ड आपके पिवट ज्वाइंट, कॉन्डाइलर ज्वाइंट, एलिप्सोइडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखो सारे तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत तो याद रखना है। पहला आपने याद रखना है यहां से, दैट इज हिंज ज्वाइंट के बारे में। तो हिंज ज्वाइंट में क्या होता है कि जो मूवमेंट है दैट इज परमिटेड ओनली इन वन प्लेन अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो देखो, जैसे ये आपका एल्बो ज्वाइंट है, तो एल्बो ज्वाइंट में क्या होता है, इससे आगे मूवमेंट नहीं होती है और ना साइडवेज मूवमेंट हो सकती है। तो एक ही प्लेन में आपके पास में दैट इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ही मूवमेंट हो सकती है। सेम आपके पास जो एंकल ज्वाइंट होते हैं, इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट होते हैं, वो हिंज टाइप के ही आपके पास में ज्वाइंट होते हैं। दूसरा ज्वाइंट जो आपको याद रखना है वो है पिवट ज्वाइंट। तो पिवट ज्वाइंट में होता क्या है, आपके पास में बोन एक पर्टिकुलर जो है वो आपके पास में स्टैग्नेंट है, वो होल्ड रहती है, वो एंकरेज प्रोवाइड करती है, तो दूसरी बोन उसके ऊपर मूव करती रहती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिवट ज्वाइंट का है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे नंबर 1 और सर्वाइकल वर्टिब्रे नंबर 2 दैट इज एक्सिस और एटलस के बीच में जो ज्वाइंट बनती है वो ज्वाइंट होती है आपके पास पिवट ज्वाइंट। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी जाती है। इसके अलावा रेडियो और अल्ना के बीच में जो ज्वाइंट बनता है वो भी पिवट ज्वाइंट होती है। इसके अलावा मैंने अभी बता दिया आपके पास दैट इज एक्सिस और एटलस के बीच जो ज्वाइंट बनेगा वो भी पिवट ज्वाइंट होता है। पिवट बहुत कॉमनली आपने अगर घराट तो देखे होंगे ना, तो वहां पर क्या होता है, नीचे वाला पत्थर आपके पास में स्टेबल होता है और ऊपर वाला पत्थर जो एग्जैक्टली में मूव करता है। देखो हमारी गर्दन क्यों मूव कर पा रही है, क्योंकि जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे है वो नीचे जो आपका सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे पड़ी हुई है वो होल्ड कर रही है, और होल्डिंग पर फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे जो है वो मूव कर रही है ऊपर की। इसीलिए आपके पास नेक जो है वो आप रोटेट कर सकते हैं, अदरवाइज रोटेशन नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, इन दो से पक्का क्वेश्चन पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा, हिंज ज्वाइंट और पिवट ज्वाइंट। देखिएगा, उसके बाद थर्ड आती है दैट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में मैंने बता दिया था ना, ये पर्टिकुलर आपके पास कॉन्केविटी है, तो हेड ऑफ सर्टेन बोन जो है वो फिट कर जाते हैं, तो ये पर्टिकुलर 360 डिग्री रोटेट करने में आपको हेल्प करती है। देखो यहां भी लिखा हुआ है, हियर वन आर्टिकुलेटिंग सरफेस इज लाइक अ बॉल एंड अदर ऑफ द शेप ऑफ सॉकेट एंड मूवमेंट आर पॉसिबल अराउंड द इनफाइनाइट एक्सिस। किसी भी एक्सिस के अलोंग में मूव कर सकता है 360 डिग्री। तो आपके शोल्डर ज्वाइंट हो गया, हिप ज्वाइंट हो गई। शोल्डर ज्वाइंट आपके पास बना था ह्यूमरस के हेड से और आपके पास में ग्लिनोइड कैविटी स्कैपुला के, क्लियर है। और हिप ज्वाइंट आपके पास बनी थी दैट इज फीमर के आपके पास हेड से और एसिटाबुलम आपके पास
हिप का। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज ध्यान रखने की कोशिश करनी। देखिए इससे ही रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन आपको सैडल जॉइंट से मिलेगा। अब सैडल जॉइंट में क्या होता है, इसको लिखा जाता है इमेच्योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती। क्यों लिखा गया, इम्प्रॉपरली आपके पास में फॉर्म्ड या डेवलप्ड आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। जरा ध्यान दीजिए, ये थंब है, तो इस थंब में आपके पास जो पर्टिकुलरली कार्पो मेटाकार्पल जो ज्वाइंट होता है, ये आपके पास कार्पल और ये आपके पास में मेटाकार्पल, ये कार्पल है ना रिस्ट ज्वाइंट, और ये मेटाकार्पल, इसके बीच में जो ये आपके पास थंब है ना, तो अब थंब देखिएगा एग्जैक्टली में 360 डिग्री इसको नहीं बेंड कर पाएंगे ना, इसको पूरी तरह से रोटेट कर पाएंगे। क्यों नहीं रोटेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये अभी तक फुली डेवलप्ड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट नहीं बना है, लेकिन फिर भी रोटेशन शो करता है। लेकिन एग्जैक्टली में ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या लिखा गया और क्वाइन क्या किया गया, दैट इज सैडल ज्वाइंट, जो आपके पास इम्प्रॉपरली डेवलप्ड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। ये आपने ध्यान रखनी। इसके अलावा अगर आपको ध्यान रह जाए तो आप ग्लाइडिंग ज्वाइंट को ध्यान रखें। जरा यहां पर देखिएगा क्या लिखता है, परमिट स्लाइट ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट जो आपके पास में, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर बोन जो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा दूर चली गई और वो वापस थोड़ी देर बाद अपनी ही पोजीशन पर आ जाती है, तो ऐसे पर्टिकुलर ज्वाइंट कहलाते हैं ग्लाइड करने वाले ज्वाइंट। जैसे ये पर्टिकुलर ज्वाइंट हो गया, तो ज्वाइंट बिटवीन जो कार्पल्स होते हैं, देखो ऐसे है ना, तो आपके पास होगा क्या, ये रिस्ट की जो ज्वाइंट होगी वो थोड़ी देर के लिए अपनी पोजीशन से डिसलॉज हो जाएगी और वापस से उसी पोजीशन पर आपके पास में फिट हो जाएगी। तो ऐसे ज्वाइंट को कहते हैं हम पर्टिकुलर ग्लाइडिंग ज्वाइंट या प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं। इसके अलावा आपके पास कॉन्डाइलर ज्वाइंट आते हैं। तो कॉन्डाइलर ज्वाइंट में आपके पास में दो आपके पास एक्सिस के अलोंग में मूवमेंट जो है वो आप कर सकते हैं, एक ट्रांसवर्स एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस के अलोंग में आपके पास मूवमेंट हो जाती है। ये देखें जरा, तो आपके पास ये टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट है, ये आपका मैंडिबल है और ये आपके टेम्पोरल बोन है। ये आपका मैंडिबल जो है फिट करती है टेम्पोरल बोन के साथ और यहां पर बनती है टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट देखें, फॉरवर्ड बैकवर्ड और साइडवेज दोनों मूवमेंट शो कर सकते हैं और ऊपर नीचे की मूवमेंट भी शो हो सकती है। ऐसे ज्वाइंट कहलाते हैं कॉन्डाइलर ज्वाइंट्स होते हैं। क्लियर हो गई जी। इसके अलावा लास्ट आते हैं आपके पास एलिप्सोइडल ज्वाइंट, जो आपके पास रिस्ट या मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट में आपके पास प्रेजेंट होते हैं। ये आपने चीज ध्यान रखनी है। अब फिर भी मैंने ये कहा, चार तो आपको ज्वाइंट पक्का से ध्यान होने चाहिए। एक हिंज ज्वाइंट के बारे में, दूसरा आपके पास पिवट ज्वाइंट के बारे में, उसके बाद सैडल ज्वाइंट के बारे में और आपके पास बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के बारे में। तो इतनी चीज इस वाले चैप्टर से क्रैश कोर्स से रिलेट कर आपको पूछी जाती है।